हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कंप्लीट की थी। हमने देखा था कि जब एक इंसिडेंट लाइट एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है और वो सर्किट में ट्रांसफर होता है जिसके जैसे करंट जनरेट होती है और उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हमने वहां पर इक्वेशन पढ़ी थी कि जो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि जो एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ये स्टडी किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है, वेरी होती है। उसके ऊपर हमने बात की थी। चलिए अब आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। और आज हम देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, तो पहले उस न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये है न्यूमेरिकल और देखते हैं इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या आता है। आई होप आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर। ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, उसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 200 नैनोमीटर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लैम्बडा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो कितनी है, 200 नैनोमीटर है। फिर क्या बोला आगे, आगे बोला हमें कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस required to produce photoelectrons with half the kinetic energy of the photoelectrons emitted by the radiation of wavelength 120 नैनोमीटर। अच्छा देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है इसकी लैंग्वेज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करनी है, जहां पर क्या हो रहा है, required to produce photoelectrons with the half the kinetic energy। ओके यहां पर क्या हो रहा है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी कुछ लैम्बडा वेवलेंथ है और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो रहा है, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है, जब ये सर्किट में मूव करेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ होगी। क्या होगी, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, किसके हाफ होगी, तो देखो आगे क्या बोला है, हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120 नैनोमीटर। मतलब कि एक और वेवलेंथ यहां पर इमिटेड हो रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 120 नैनोमीटर है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा और इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर इजेक्ट आउट हो, इस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने वाले इलेक्ट्रॉन की है। तो हमें इस इमिटेड, ये जो यहाँ पर वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसकी जो वेवलेंथ है जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के हाफ हो जाए, वो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, यहां पर हम क्या करेंगे, हम दोनों के इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पहले यहां अप्लाई करते हैं। तो मुझे देखो बताओ कि इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी EI इज इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, इक्वेशन तो यही है। हमने इसके और कुछ रूल्स पढ़े थे, यहां पर हमने देखा था कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ऑब्वियसली है कि ये क्या होगी, एच न्यू आई की इक्वल होगी। ये क्या होता है, एच न्यू होता है ना, इजिकल टू एच न्यू होता है। तो जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसे क्या बोलूंगा, एच इंटू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। फिर इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं एस सी अपॉन लेमड़ा भी तो लिख सकता हूँ, एस सी अपॉन लेमड़ा आई भी तो लिख सकता हूँ, इसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए वर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू नोट और न्यू को वापस लिखूंगा सी अपॉन लेमड़ा नोट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके क्लियर है यहां तक तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब यहां पर देखो एच सी तो दोनों में सेम है, तो इसकी वैल्यू तो पुट करने से मतलब नहीं है। यहां पर देखो वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ इसके लिए वेवलेंथ कितनी है, 120 नैनोमीटर है। ठीक है, तो लेमडा आई कौन सी हो जाएगी, 120 हो जाएगा। लेमडा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि लेमडा नोट कितना है, 200 नैनोमीटर है। वैल्यू पुट करो यहां पर, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो एससी कितना होता है, एससी अपॉन 120 इज इक्वल टू एससी अपॉन 200 नैनोमीटर प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या करूंगा मैं, यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां से कैलकुलेट करते हैं वो कितनी आ जाएगी, देखो एससी तो कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा 1/120 माइनस 1/200 नैनोमीटर। ओके इसे यहीं तक रहने दो, इसे और ज्यादा सॉल्व मत करो। अब क्या करो, अब यहां पर इक्वेशन अप्लाई करो। देखो यहां पर वापस इक्वेशन EI इज इक्वल टू
5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखो ए आई के लिए एस सी अपॉन लेमड़ा आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एस सी अपॉन 200। अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ चलो पुट कर दिया, चलो ठीक है रहने देते हैं। प्लस काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ है, ऑब्वियसली बात है, उसकी हाफ होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है, इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट करो। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इंटू क्या आ जाएगा एस सी, तो ये एस सी 1/120 माइनस 1/200। बस अब यहां से इसे सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ आ जाएगी। तो देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहले तो ऐसा करता हम यहां से एस सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो एस सी से एस सी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये एस सी कॉमन यहाँ है लेमड़ा आई इजिकल टू यहां से एस सी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1/200 प्लस 1/2 इंटू 1/120 माइनस 1/200। ओके ठीक है, एच सी से एच सी कैंसिल आउट, तो 1/लेमड़ा आई यहां से कितना हो जाएगा 1/200 प्लस, अब 2 को क्या करता है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, माइनस माइनस, अब देखो इसको क्या करो मल्टीप्लाई मत करो, इसको मतलब मल्टीप्लाई करके 400 मत करो, आप क्या करो इसको इस तरह से रहने दो 1/2 इंटू 1/200। अब देखो यहां से ये क्या है, ये पूरा 1/200 है, ठीक है, 1/200 है, मतलब कि 1 मतलब कि ये पूरा एक 1/200 है, ठीक है, और ये हाफ है, 1 में से हाफ गया तो बचे कितना, हाफ बचेगा ना, तो बस ये कितना बच गया, ये यहां से बच गया 1/लेमड़ा आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 200 माइनस 124, सॉरी 1/240। ठीक है, देखो 1 में से आधा गया तो बचा कितना, आधा बचा ना, ठीक है, प्लस का आधा बचा ये रहा। अब इसे 1/लेमड़ा आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/400 माइनस 1/240। एक मिनट, क्या कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम, नहीं हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। ओके चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना है ना, वेट शायद कुछ मिस्टेक हुई है यहां पर, एससी कॉमन निकाला अपने, ओके सॉरी यहां पर मिस्टेक की हमने, ये प्लस साइन है ना, ठीक है, तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 240 इंटू 400 अपॉन 640, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 150 नैनोमीटर। तो हियर इज योर आंसर। क्लियर है, मतलब कि जो इस मेटल ब्लॉक के ऊपर जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जेट आउट होगा, उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी 150 नैनोमीटर होगी। क्लियर है, देखिए वापस समझते हैं एक बार इस न्यूमेरिकल को, क्या बोला था यहाँ पर, उसने बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो वेवलेंथ है, मतलब कि वेवलेंथ कितनी है 200 नैनोमीटर है, तो ऑब्वियसली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वेवलेंथ शो होती है वो कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो कितनी है 200 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्बडा नॉट गिवन है। फिर उसने बोला कि वो वेवलेंथ बताओ आप जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होनी चाहिए, किसकी हाफ होनी चाहिए, तो 120 नैनोमीटर से वेवलेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई की। जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई की तो हमने देखा कि इस यहां से हमें ये बनाना आता है, वैल्यू पुट की, लैम्बडा की वैल्यू कितनी 120 नैनोमीटर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्बडा नॉट कितना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 200 है, सॉल्व किया, क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको उठाया यहां पर पुट किया, इस इक्वेशन में सॉल्व किया इसे और हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप अब देखिए, ये तो हो गया हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल किया था। एक बार ऐसा कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं कंडीशन टू शो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम सीखने वाले हैं कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो हो सकता है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को कि जैसे देखिए मेरे पास ये मेटल ब्लॉक एक, ठीक है, एक मेटल की प्लेट है। इस मेटल प्लेट के ऊपर हमें पता है कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होता है। देखो ध्यान से देखो कि जब इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट होती है, इस मेटल के प्लेट के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट होगी, उसकी कुछ एनर्जी होगी। ये एनर्जी क्या करती है, ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ये दो पार्ट में स्प्लिट होती है। फर्स्ट, इस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता है, ये मतलब कि यहां पर वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज में आती है। देन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है उसको रेस्ट एनर्जी क्या करता है, अपनी ये इंसिडेंट लाइट अपनी क्या करते हैं, रेस्ट एनर्जी से प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है और ये क्या करता है, सर्किट में मूव करता है। जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में स्प्लिट होती है, ठीक है। अगर अगर मैं बोल दूं फर्स्ट केस कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या है, लेस देन है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, लेस देन है। या फिर मैं ये बोलूं कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, लेस देन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, लेस देन है। तो मुझे बताओ क्या इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब देखो अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेसर होगी तो ऑब्वियसली बात है यहां से इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट आउट कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं हो तो सर्किट में मूव कौन करेगा। तो इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस कंडीशन में आपको शो नहीं हो सकता है। मान लो कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियसली बात हमें दिख रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के कंपेरेटिव का बहुत ज्यादा लेसर है। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो सकता। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जब ये कंडीशन होगी, देयर इज no emission of photoelectron, hence photoelectric effect will not be observed। सही है, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक शो होने की कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं सेकंड केस। अगर मैं ये करूं कि अब मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को वर्क फंक्शन के इक्वल कर दूं, या फिर जो मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो मेरे पास इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है उससे क्या कर दूं, मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दूं, ठीक है। क्या इस कंडीशन में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा क्या, देखो चेक करते हैं उसे भी। ध्यान से देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के ऊपर जैसे लाइट इंसिडेंट होगी और यहां से इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है। मतलब कि मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है कुछ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन भी कितना चाहिए हमें, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन करने के लिए। तो ये जब फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकता है क्या, हाँ। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए सफिशिएंट है, इसलिए ये प्रोसेस तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। अब हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो इंसिडेंट लाइट है वो अपनी रेस्ट एनर्जी को वर्क फंक्शन करने के बाद जो भी एनर्जी बच जाती है उसे क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है। अब मुझे यहां पर ये बताओ क्या यहां पर इस केस में जब इंसिडेंट लाइट यहां पर स्ट्राइक करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट तो हो गया, लेकिन क्या अब इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी है क्या फोटोन के पास, नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया लेकिन सर्किट में मूव नहीं कर पा रहा है तो मतलब ये होगा कि यहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कि जो हम सर्किट में बैटरी लगाते हैं ना, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो बैटरी लगाते हैं उस बैटरी का मेन वर्क क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है उसके पास अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की टुवर्ड्स मूव करता है,
ठीक है, और वहां पर सॉरी कैथोड टू एनोड की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होती है। तो वो बैटरी क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करता है। ठीक है, तो हम बैटरी इसीलिए लगाते हैं सर्किट में, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उन्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें हम, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करें, सर्किट में मूव करे। तो ये था बैटरी का मेन वर्क। अभी यहां पर इस केस में अगर मैं बात करूं कि जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन इमिशन तो होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है ना। थर्ड केस, थर्ड और इंपॉर्टेंट केस है ये, इसे ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। अब मुझे बताओ वर्क फंक्शन के लिए चाहे मान लो कि आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है उसको आपने कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी कितना कर दिया आपने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सर्किट में सॉरी सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के बाद फोटोन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्किट में मूव करेगा। अगर से इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेगा तो इस इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें शो होगा। तो हाँ, जब आपके पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन होगी, जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन होगी, तो इस केस में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। क्लियर है, याद रहेगा ना कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर शो कौन सी कंडीशन पर हो सकता है, तो जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेसर होगी तो भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी तब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। लेकिन 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 जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्किट में मूव करेगा और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। क्लियर है, समझ में आती है ये चीज कि कब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सकता है। अब देखिए मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सिखाता हूं आपको। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से है न्यूमेरिकल की। आपको यहां पर द वर्क फंक्शन ऑफ लिखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स is listed below. The number of metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal is, ठीक है। मेटल कौन कौन सी है और उनका वर्क फंक्शन देख लेते हैं। मेटल है आपके पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, आयरन और प्लेटिनम, ठीक है। और फिर आपके पास इनका वर्क फंक्शन गिवन है, इसका है 2.4, इसका है 2.3, इसका है 2.7, इसका है 4.8, इसका है 4.3, 4.7, 6.3। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको कुछ मेटल्स गिवन है, उनका वर्क फंक्शन गिवन है। आपको यहां पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या रहेगा, यहां पर आपको यह चेक करना है कि जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन हो तो वो सारी मेटल्स आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। तो वीडियो को पॉज करना है और इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। कर लिया होगा आपने न्यूमेरिकल सॉल्व। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, हमें बताना है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sc/λ, ठीक है।
एससी देखो, लेमड़ा तो आपके पास कितना गिवन है, 300 नैनोमीटर गिवन है, मतलब कि वेवलेंथ आपके पास है नैनोमीटर के अंदर। तो एससी की वो वैल्यू यूज करनी है जब यूनिट क्या हो वहां पर नैनोमीटर में। तो देखो एससी की वैल्यू हो जाएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन लेमड़ा कितना है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है आपके पास, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इनमें से जिस भी मेटल के लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन होगी उनके लिए, उससे उनके वर्क फंक्शन से, वहां पर आपको क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। तो देखो बात करते हैं फर्स्ट सोडियम की। क्या इंसिडेंट लाइट की एनर्जी सोडियम के वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन है? यस है। तो सोडियम आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद पोटेशियम देखो, यस 2.3 है, ये शो करेगा। मैग्नीशियम 2.7 है, यस मैग्नीशियम शो करेगा। क्या कॉपर शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कितना है 4.13 है, ये है 4.80, ये शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा और ये भी शो नहीं करेगा। तो बस क्लियर हो गया, ये तीन मेटल्स है जिनके लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इनके वर्क फंक्शन से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इन तीनों ही मेटल के केस में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए इस न्यूमेरिकल को, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, अब देखिए आगे मूव करते हैं और इसे एक बार रफ कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देख लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में स्टडी कर ली, उसके बाद हमने कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लिया है। अब इस प्रोसेस को अगर रोकना है मुझे तो वो कैसे करेंगे, उसे भी सीख लेते हैं। चलिए, तो टॉपिक का नाम है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसे आप वी नोट से शो करते हो, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझिए ध्यान से। मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोकना है, तो पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कैसे होता था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं वापस एक बार। क्या कर रहे थे हम, ये हमारा एक सर्किट है, देखिए यहां पर मैं बनाता हूं, ये मेरा सर्किट है एक, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर एक मेटल रोड है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गई मेटल रोड, ये होगी पॉजिटिव, इसे बोलते हैं आप कैथोड और इसे बोलते हैं आप एनोड। अब ध्यान से समझिए क्या होता था कि इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करते थे हम, एक लाइट एनर्जी इंसिडेंट करवाते थे, जिसकी वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता था और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करता था अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब क्या है कि देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड से एनोड क्या करेगा, रीच करेगा और यहां पर क्या होगी, करंट जनरेट होगी, फोटो करंट जनरेट होगी और तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। सही है ना? बिल्कुल ध्यान से समझना कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड से एनोड पहुंच रहा था तभी फोटो करंट जनरेट हो रही थी और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा था। अगर मुझे इस प्रोसेस को रोकना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मुझे इस इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इसके ऊपर कोई ना कोई आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीट कैथोड से एनोड नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से करंट जनरेट नहीं होगी और अगर करंट जनरेट नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो नहीं होगा। सिंपल सी चीज है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने के लिए सिंपल सी चीज, हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। अब ये मुझे समझाओ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड से एनोड एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है कैथोड पर, वहां से एनोड के टुवर्ड्स मूव कर रहा है।
अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो ऑब्वियसली बात है इतनी ही फोर्स का ऑपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, इतनी ही एनर्जी का ऑपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, अगर मैं इतना ही वोल्टेज अपोजिट अप्लाई कर दूं ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड रीच नहीं कर पाएगा और करंट जनरेट नहीं होगी और फोटो इलेक्ट्रिक वेव आपको शो नहीं होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो देखिए इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे कैसे, समझिए। इस इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो तो लिख लेते हैं, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास, लिखिए it is defined as the it is defined as the reversed voltage, it is defined as the reverse voltage applied on electron reaching to anode from cathode। मतलब कि एक रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से एनोड तक रीच नहीं कर पाए, उसे ही तो क्या कहते हैं, हम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो, या फिर हम यहां पर एक और लाइन लिख सकते हैं कि जो देखो अब रोकेंगे कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर द रिवर्स वोल्टेज और द एक्सटर्नल वोल्टेज लिख लो यहां पर, द एक्सटर्नल वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ये कैसा, देखो ये भी पोर्शन कैसा है, ये कैथोड है नेगेटिव है, ये पोर्शन कैसा है पॉजिटिव एनोड है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बैटरी को रिवर्स कर दूंगा। मैं बैटरी को रिवर्स कैसे करूंगा, मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूंगा, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूंगा जिसकी वजह से अब देखिए बैटरी के टर्मिनल को जैसे ही आपने चेंज किया ये पोर्शन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और ये पोर्शन कैसा हो जाएगा नेगेटिव। हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड से एनोड की टुवर्ड्स जा रहा है उसके पास उतनी ही एनर्जी का एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जो रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेंगे। तो वो वर्क कैसे होगा कि यहां पर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, देखो मैंने लिखा है द एक्सटर्नल वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके ऊपर वर्क करेंगे जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आपका रुक जाए। तो यहां पर स्टेटमेंट आगे कंप्लीट करते हैं और लिखेंगे द एक्सटर्नल वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन टू स्टॉप इट एंड फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम टू स्टॉप इट एंड फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इतनी ही एनर्जी का कोई ना कोई वोल्टेज आपको इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आप वर्क करते हो, देखो क्या लिखोगे, इसे मैं लिखूंगा, देखिए इसे मैं लिख देगा चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना वर्क करो, वोल्टेज अप्लाई करके उतना वर्क करो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इलेक्ट्रॉन स्टॉप तभी होगा इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही एनर्जी का क्या करे, उधर से वोल्टेज अप्लाई करे। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है उतना ही वर्क डन उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर करो, तो वो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है
ये किसके लिए होगा, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है, जो वर्क डन होता है वो Q इंटू वी के इक्वल होता है। मतलब कि एक चार्जेबल पार्टिकल पर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, वो क्या हो गया उसका वर्क डन। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ई चार्ज है, और इसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज किसके लिए अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि ये कितना हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा। तो जो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा ई वी नॉट, और ये वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन तैयार होता है, रिलेशन तैयार हो जाता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ई इंटू वी नॉट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना वोल्टेज अप्लाई करते हो, इतना वर्क डन करते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब एक और चीज, हमने इक्वेशन तो पढ़ ली कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, ईवी नॉट के। इसे हम अप्लाई करते हैं। देखो यहां से मैं ग्राफ रीड करना समझाता हूं आपको। ई आई इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हमने पढ़ा है ई आई के लिए, ये क्या होता है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, तो मैं इसे एच न्यू आई भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, ये क्या है वर्क फंक्शन, और ये किसके इक्वल होगा, एच न्यू नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो एच न्यू किसके इक्वल होगा, एच न्यू नॉट के, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई है, ईवी नॉट के। ठीक है, यहां से थोड़ा रीअरेंज करते हैं, और मुझे बताइए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉरी, देखिए ईवी नॉट, देखो वोल्टेज, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो वी नॉट किसके इक्वल होगा, देखो एच अपॉन ई इंटू न्यू आई माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। अब ध्यान से देखिए यहां पर इस रिलेशन को, यहां पर आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ई एक चार्ज है, तो ये पूरा क्या है, एच अपॉन ई क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर एच अपॉन ई क्या है, कांस्टेंट है। न्यू नोट क्या होता है, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अब मुझे बताओ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, जितनी ज्यादा इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी उतना ही ज्यादा आपको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो ओवरऑल आपका कंसेप्ट ये कहता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहां पर हम ग्राफ रीड करते हैं। देखिए ग्राफ बनाता हूं मैं आपके लिए, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ग्राफ देखिए क्या है, इस ग्राफ को रीड करने की कोशिश कीजिए। ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। बताइए आपका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव स्लोप में जाएगा पहली बात तो। ठीक है, नेगेटिव स्लोप से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है ग्राफ, तो देखो इंटरसेप्ट क्या है, माइनस एच अपॉन ई है, तो ग्राफ तो कुछ यहां से स्टार्ट होगा। ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, एक्स एक्सिस क्या है, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये है क्या, एम क्या स्लोप क्या है, एच अपॉन ई। ग्राफ आपका फर्दर आगे मूव करेगा और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो स्लोप किसके इक्वल होगी, एच अपॉन ई के इक्वल होगी। क्लियर है, दिख रहा है। तो ये है आपका ग्राफ। ठीक है, जहां पर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन स्टडी करते हो। क्या कहता है, सॉरी ये पूरा है, ये न्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए ध्यान से, आपका ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के इक्वल है। सी आपका इंटरसेप्ट मतलब कि h अपॉन ई इंटू न्यू नोट, ये पूरा क्या है आपका इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट की, वो ये गई। वाई एक्सिस पे क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो ये रहा। और स्लोप क्या कहती है कि वो किसके इक्वल होगी, h अपॉन ई के इक्वल होगी। तो ये आ गया m आपका स्लोप h अपॉन ई। तो ये ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए। आपके पास मेंस में या फिर नीट में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर आपको सीधा ग्राफ बना के दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इस ग्राफ की स्लोप क्या है, या फिर इसके लिए आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है यहां से आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां से आ जाएगी।
इन वैल्यू को यहां पुट करोगे, यहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे, इस वैल्यू को आप यहां पुट करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन या फिर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो आप तक, ठीक है। तो आई होप अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्लियर होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। सिंपल सा ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कि जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रिवर्स वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उतनी ऑपोजिट क्या करता है, रिवर्स वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए और वो सर्किट में वहीं पर डेड हो जाए, जिसकी वजह से सर्किट में करंट जनरेट नहीं होगी। अगर करंट जनरेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। तो यही है तरीका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने का, मतलब कि इस प्रोसेस को स्टॉप करने का, जो हमने यहाँ पर समझा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ऐसा कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। कर लिया नोट? देखिए तो न्यूमेरिकल कुछ ये है आपके पास। देखिए तो न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer is incident on a metal with वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बोला है कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना है आपको, ठीक है। कर लिया सॉल्व? चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ऑब्वियसली बात है बोला है रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है आपके पास EV नोट इज इक्वल टू h न्यू आई माइनस h न्यू नॉट, ओके। या फिर डायरेक्ट वर्क फंक्शन है, सब कुछ गिवन आपको, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क फंक्शन प्लस EV नोट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV नोट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ये कितना गिवन है, ये आपको गिवन है, देखिए वर्क फंक्शन गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, प्लस EV नोट आपको कैलकुलेट करना है। इंसिडेंट लाइट की आपके पास एनर्जी चाहिए, तो देखो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली बात है SC अपॉन लेमडा। कितना है, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर में SC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर होता है, अपॉन कितना है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 3.1, ठीक है, और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एनर्जी कितनी आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। इसे यहाँ पुट करो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया, क्लियर है। अब क्या बचा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, 3.1 माइनस 2.3, ये कितना जगह 0.8 वोल्ट। तो हियर इज द योर आंसर, क्लियर है ना। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो यहां पर नोट डाल दीजिएगा कि यूज ऑल वैल्यू
इन वोल्ट। ओके, यहां पर जितनी भी वैल्यू आप यूज करते हो वो वोल्ट में यूज करो जब इस इक्वेशन को आप यूज करोगे, जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करोगे तब। इसलिए हमारा आंसर देखिए वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है? चलिए, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सर, नोट कर लिया, मूव करें आगे। देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम सीखने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनके ऊपर कोई बात नहीं करते कोई भी टीचर्स, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इन टॉपिक्स को, और इनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इन टॉपिक्स को। देखिए टॉपिक है आपका आगे का नेक्स्ट, इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में इतने इंपोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादातर फिजिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीख लीजिए। अभी इंटेंसिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है इंसिडेंट? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब कि इस एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसे ही क्या कहते हैं? उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूं कि यहां पर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी कौन इंसिडेंट कर रहा है? ऑब्वियसली बात है फोटोन इंसिडेंट कर रहा होगा ना। तो फोटोन जब इस मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो इस फोटोन की कितनी एनर्जी इसके पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रही है, उसे ही क्या कहेंगे? इसकी इंटेंसिटी कहेंगे। तो इंटेंसिटी का यहां से फॉर्मूला तैयार हो जाता है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाता है एन एच न्यू अपॉन ए इंटू टी, एरिया इंटू टाइम। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक रिलेशन समझाता हूं मैं आपको। देखिए मुझे ये बताइए, एच का है कांस्टेंट है, पर यूनिट एरिया कांस्टेंट, पर यूनिट टाइम ये भी कांस्टेंट, ये तीनों चीज कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्या है? फ्रीक्वेंसी है। लेकिन फिजिक्स में तो हम फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल नहीं वेरिएबल मान के चलते हैं, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में हम फ्रीक्वेंसी को क्या लेंगे? कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, इसे क्या मान के चलते हैं? केमिस्ट्री में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ध्यान रखना, अगर यहां पर ये चारों टर्म कांस्टेंट हो जाती है तो मुझे बताइए आपकी जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपको मैं कभी भी कह दूं कि इंटेंसिटी बढ़ा दी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो आपका मतलब क्या होना चाहिए? उसका मतलब ये होगा, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वहां पर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए मैंने, मतलब सिंपल है मेरा कि मैं क्या कर रहा हूं? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। तो इस रिलेशन को रीड करवाने के लिए मैं आपको ये टॉपिक सिखा रहा हूं कि अगर आपको कभी भी बोल दिया जाता है न्यूमेरिकल में कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या लाइट की इंटेंसिटी की बात आती है, तो सिंपल सी चीजें वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है। इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? समझ में आता है ये? अब देखो आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो करंट। फोटो करंट को आप स्मॉल आई से डिनोट करते हो। फोटो करंट क्या होता है? देखिए करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो उसी तरह से फोटो करंट हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। जैसे कि इस मेटल की सरफेस के ऊपर, देखिए इस मेटल की सरफेस के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई। अगर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई मतलब कि यहां पर आप कोई ना कोई एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हो। मान लो कि मैंने एक फोटोन यहां पर इंसिडेंट करवाया। अगर एक फोटोन इंसिडेंट कराया तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो अगर मैं यहां पर दो फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? दो। अगर तीन फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं तो तीन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। अगर मैं बोल लूं कि मैंने अब यहां पर n फोटोन्स इंसिडेंट करवाए तो मुझे बताओ यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे?
n इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा। तो मुझे बताइए चार्ज कितना सप्लाई होगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज सप्लाई होगा पर यूनिट टाइम में, सही है ना। मतलब कि फोटो करंट क्या हो जाएगा, आज के बाद आपको याद रखना है, फोटो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट आउट होता है तो करंट कितनी जनरेट हो जाएगी, n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। ये केमिस्ट्री में तो इतना यूज नहीं आता, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज आता है इसका। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक पावर सोर्स है जिसकी पावर है 150 हर्ट्ज, कितनी है 150 हर्ट्ज है, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 150 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी कितनी गिवन है, चलिए इसे मान लेते हैं 250 हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी मान ली मैंने 250 है। और मुझे यहां पर ये कैलकुलेट करनी है कि बताइए पावर कितनी, यहां पर फोटो करंट कितनी जनरेट हो रही है। तो मुझे बताइए पावर के बारे में हमने पहले सीखा था, एक न्यूमेरिकल क्या था वहां पर हमने पावर के बारे में सीखा था कि पावर क्या होती है, एनर्जी पर टाइम होती है। पावर क्या होती है, एनर्जी पर टाइम। तो एनर्जी क्या होती है, ये होती है एन एच न्यू अपॉन टाइम। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपको प्लांक्स कांस्टेंट पता है, पावर की वैल्यू पता है, तो बताइए क्या आप यहां पर n अपॉन टी नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर ली, इस वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए और इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर जो आपकी फोटो करंट जनरेट हो रही है आपके पास उसका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल आप वैसे फिजिक्स में करते हो इस टाइप के न्यूमेरिकल, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका एक्चुअल यूज क्या है। हमें अगर कोई बोल दे कि हमारे पास कुछ पावर सोर्स है जिसके पावर है 150 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, और हमें बोल दिया कि आप फोटो करंट जनरेट करके बताओ कि यहां से कितनी फोटो करंट जनरेट होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है वो क्या होगा, उसका पावर होगा। एनर्जी होता है NH नहीं होता है, पता है मैं। तो अगर मेरे पास देखिए फ्रीक्वेंसी है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू पता है, तो n अपन t को कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन बोल सकते हैं इसे। अगर यहां पर रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसे मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिल जाएगी, यहां पर कितनी फोटो करंट जनरेट होगी उसका आंसर मिल जाएगा हमें। सही है ना। चलिए आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको ये सिखाऊंगा कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या क्या वेरिएशन होता है और कैसे उसके ग्राफ को रीड करना है, हम उसके ऊपर सीखते हैं। और मैं वहां पर आपको यह भी सिखाऊंगा कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, देखिए अब लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अपना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फोटो करंट का, इन तीनों का वेरिएशन स्टडी करना है हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी, वो एच न्यू आई माइनस एच न्यू नोट के इक्वल होती है। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कि ईवी नोट किसके इक्वल होगा,
एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होगा। अगर आप दोनों रिलेशन को ध्यान से स्टडी करो तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही है, और यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका वो भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मैं यहां पर एक नोट लिख सकता हूं कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन very linearly with frequency of incident light। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों ही इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अगर हम दोनों के ग्राफ को रीड करें तो देखो दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। अगर इस ग्राफ को देखो, ये क्या y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, तो ग्राफ आपका नेगेटिव स्लोप से स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां पर आपका देखिए नेगेटिव पार्ट से कंपोनेंट पोर्शन स्टार्ट होगा, जहां पर आपका ये जो c है जो आपका वो कितना हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। फिर ये आगे लीनियरली चेंज होगा और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप की वैल्यू होगी h। ओके, इसके लिए ग्राफ को रीड करो तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। ये ग्राफ भी नेगेटिव स्लोप को होगा, इसका मतलब सॉरी नेगेटिव पोर्शन में से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, इस तरह से, और ये लीनियरली चेंज होगा, जहां पर इसका स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा h अपॉन ई के इक्वल, और ये इंटरसेप्ट है, ये कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। अब ध्यान से देखो इन दोनों ग्राफ को, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। अगर इन दोनों स्लोप का अगर आप रेशियो निकालो, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ है उनमें अगर दोनों के स्लोप का आप अगर रेशियो निकालो तो बताओ स्लोप का रेशियो क्या आ रहा है, देखो स्लोप 1 अपॉन स्लोप 2, रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो स्लोप 1 ये है h अपॉन स्लोप 2 h अपॉन ई। चेक करो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई चार्ज के क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब यहां पर एक और चीज आप समझ सकते हो, एक रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर इंसिडेंट लाइट के साथ की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के बीच के ग्राफ को आप स्टडी करते हो, दोनों ग्राफ की स्लोप को अगर आप स्टडी करते हो तो वो हमेशा दोनों के स्लोप का रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होगा, हमेशा ये इक्वल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज है लेकिन ये छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोटो करंट का एक और है टॉपिक, मैं और समझा देता हूं। देखिए ध्यान से समझिए, ऐसा करते हैं, एक बार इसे रफ कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं और कुछ और चीजें सिखा देता हूं आपको मैं। देखिए ध्यान से, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट विथ या फिर नेवर चेंज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी के चेंज होने के साथ साथ उसके काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कि देखो समझो, ये आपके पास एक मेटल की सरफेस है, यहां पर आपने क्या किया, मान लो इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना वर्क फंक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या क्या इसमें इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई, आपने लाइट इंसिडेंट जो कराई उसकी एनर्जी है कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे ये बताइए, जब आपने लाइट इंसिडेंट करवाई
तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज आ गया है वर्क फंक्शन के लिए, तो रेस्ट ऑफ द कितना बचा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो क्या होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वर्क में यूज आएगी। अब मैंने आपको ये बोला यहां पर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा था, मैंने आपको ये बोला कि आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब कि आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, तो अब यहां पर एक नहीं 2 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, इसकी एनर्जी भी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली चाहिए, हमने ये बोला कि हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने लाइट की एनर्जी बढ़ाई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब कि एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होगा, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब मैंने बोला मैंने लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी, एक और फोटोन इंसिडेंट क्लियर करवाया आपने, एक और इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड हुआ और इस इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। तो आपने लाइट की इंटेंसिटी चाहे कितनी बढ़ा दो, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना, उसी एनर्जी की अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स आप कितने भी चाहे इंक्रीज कर दो, उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहां से आप एक रिलेशन पढ़ सकते हो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बिटवीन, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप लाइट की इंटेंसिटी के जैसे जैसे बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। सही है ना, क्या है हमने कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, लेकिन लाइट की एनर्जी तो अभी भी क्या रहेगी वही रहेगी, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जिसके वजह से ये ग्राफ हमारे पास आता है जहां पर हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन है, आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है ना, चलिए आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। आज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी कंडीशंस और उसके वेराइटी टाइप जो भी उसमें कंसेप्ट बन सकते हैं छोटे छोटे, वो सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स दीजिए बेटा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या फिर आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर सही लगा या नहीं लगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम स्टार्ट करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को और उसके हम पोस्टुलेट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।